हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का कुटेज चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग 70 क्वेश्चन है इस चैप्टर से और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो है आपके 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर करके एमसीक्यू, ठीक है। तो जो आपका गद्य पाठ है उसमें से एक क्वेश्चन इस पाठ से भी आपका रहने वाला है। क्लास को देखिए अच्छे से, पूरी शिद्दत से देखिए। हम क्लास में ही आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करवा देंगे, बस आप देखते चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कुटज निबंध के लेखक कौन है। तो कुटज के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कुटज क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कराया है कि जो कुटज है हिमालय की उपत्यकाओं में अर्थात हिमालय की भूमि में उगने वाला एक ठिंगना सा अर्थात बौना सा पौधा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस काल के कवि हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक काल के कवि हैं। कब के हैं? आधुनिक काल के। किसे पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है? मैंने आपको पहले लाइन में पढ़ाया था कि हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए एक बार फिर से शुरू से हम लोग देख लेते हैं। कुटज निबंध के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कुटज क्या है? हिमालय की उपत्यकाओं में उगने वाला पेड़ है अर्थात हिमालय की भूमि में उगने वाला पेड़ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के कवि है? आधुनिक काल के। किसे पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। आई होप कि ये 4 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यक्ष को किसने श्राप दिया था? तो यक्ष को कालिदास ने श्राप दिया था? नहीं। देवराज इंद्र ने नहीं, नारद जी ने नहीं, कुबेर ने। किसने श्राप दिया था? कुबेर ने श्राप दिया था। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक क्या है? पर्वत शिखर है, पर्वत श्रेणी है, शिव की लटियाई जटा है कि उन्नत प्रदेश है? शिवालिक एक पर्वत श्रेणी है। क्या है? पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। कुटज के वृक्ष कहाँ अधिक दिखाई देते हैं? शिवालिक की नीरस पहाड़ियों पर, उपवन में, मरुस्थल में कि सुंदरवन में? तो हमने जैसा चैप्टर में पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि शिवालिक की नीरस पहाड़ियों पर अर्थात जहाँ दूर दूर तक कोई अन्य पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, जहाँ दूब तक नहीं पाई जाती है, घास तक नहीं पाई जाती है, वहाँ यह कुटज हरा भरा और मुस्कुराता हुआ जान पड़ता है। कुटज के वृक्ष कैसे होते हैं? ताड़ जैसे होते हैं? नहीं। कोमल होते हैं? नहीं। बट वृक्ष होते हैं? नहीं। नाटे होते हैं? कैसे होते हैं? नाटे या ठिंगने। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या समझ में आ गया कि नहीं? फिर से एक बार रिकैप करते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। यक्ष को किसने श्राप दिया था? कुबेर ने। शिवालिक क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। कुटज के वृक्ष कहाँ अधिक दिखाई देते हैं? शिवालिक की नीरस पहाड़ियों पर। कुटज के वृक्ष कैसे होते हैं? नाटे और ठिंगने होते हैं। आगे आते हैं। कुटज के वृक्ष कैसे होते हैं? अभी हम लोग पढ़ लिए, नाटे और ठिंगने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। देख लिए थे हम लोग इसको। नाम कब बड़ा हो जाता है? जब राजा महाराजाओं का होता है तब, जब उसे समाज स्वीकृति मिल जाती है तब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है कि जब उसे सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो नाम क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। रूप व्यक्ति सत्य है लेकिन नाम जो है समाज सत्य है, ठीक है। नाम किस पद को कहते हैं? मीराबाई के पद को, सूरदास के पद को, तुलसीदास के पद को, कि जिस पर समाज की मुहर लगी होती है? देखिए कितना हल्का ऑप्शन दिया है। जिस पर समाज की मुहर लगी हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। समाज जिस नाम से जानता है उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं? नाम कहते हैं, जिस पर समाज की मुहर लगी हो। निबंध में गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया है? तो इस निबंध में कवि बिहारी जी को कहा गया है? नहीं। भगवान कृष्ण को क्या कहा गया है? नहीं। गोवर्धन पर्वत को? इन तीनों का जिक्र आया ही नहीं है। तो किसको कहा गया है? गिरिकूट बिहारी। कुटज को कहा गया है। किसको कहा गया है? कुटज को। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कुटज के वृक्ष नाटे ठिंगने होते हैं। नाम बड़ा कब होता है? नाम जब उसे समाज की स्वीकृति मिल जाती है, समाज द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। नाम किस पद को कहते हैं? जिस पर समाज की मुहर लगी हो। और निबंध में गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया है?
कुटच को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। यक्ष कहाँ निर्वासित जीवन जी रहा था? रामगिरी पर, धौलागिरी पर, नीलगिरी पर, पंपासर पर। तो रामगिरी पर। कहाँ पर? रामगिरी पर। हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने जब पढ़ा था तो जो यक्ष हैं वह कहाँ पर थे? रामगिरी के, ठीक है, रामगिरी पर निर्वासित जीवन जी रहे थे। यक्ष ने किसके माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजा था? तो यक्ष ने मेघ के द्वारा अपने प्रिय को संदेश भेजा था। किसके द्वारा संदेश भेजा गया था? मेघ के द्वारा। और मेघ को क्या समर्पित किए थे यक्ष ने? कुटच के फूल। शापित यक्ष ने किन फूलों से मेघ की अभ्यर्थना की थी? तो गुलाब के फूल से। नहीं, गुलाब का फूल का कहीं जिक्र नहीं है, गेंदा नहीं है, चमेली नहीं है, कुटच के फूल से। किसके? कुटच के फूल से। तो देखिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको याद ही हो गया होगा, मैंने अंडरलाइन भी कराया था सारा। निबंध में किसको ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी? कालिदास को, रामगिरी को, कुटच को, शिवालिक को? तो जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निबंध में किसको ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी? जो कालिदास के काम आया हो। ऑप्शन नंबर ए। रहीम कवि को किसने बुलाया था दरबार में? तो रहीम कबीर को किसने बुलाया था? अकबर ने। और किसने देश निकाला कर दिया था? वो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे, जो जहांगीर होगा आंसर। ठीक है, फिर से देखिए। यक्ष कहाँ निर्वासित जीवन जी रहा था? रामगिरी पर। यक्ष ने किसके माध्यम से अपनी प्रिया को संदेश भेजा था? मेघ के द्वारा। शापित यक्ष ने किन फूलों से मेघ की अभ्यर्थना की थी? कुटच के फूलों से। निबंध में किसको ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी? जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी। रहीम को किसने बुलाया था दरबार में? अकबर ने बुलाया था। आगे बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य है कि क्लास में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन याद कराएं। आप शिद्दत से देखिए, आपको बिल्कुल याद होगा, ऐसा हम वादा करते हैं आपसे। अगला सवाल है, रहीम को किस सम्राट ने देश निकाला कर दिया था? अभी मैंने बताया था किसने कर दिया था, तो अकबर ने बुलाया था, जहांगीर ने निकाला कर दिया था देश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुटज किसको कहा गया है? कूटने वाले को, दफ्ती मोटे कागज को, कूट करने वाले को, घड़े को। घड़े को कुटज कहा गया। हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जब हमने पढ़ा था, किसे कहा गया था? घड़े को कहा गया था। किस मुनि को कुटज भी कहा जाता है? अगस्त्य मुनि को कुटज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कुटज कहा जाता है। किसे? अगस्त्य मुनि को। ठीक है, कुटज कहाँ का सैलानी है? मरुभूमि का, जंगल का, अशोक वाटिका का, पुष्प वाटिका का? तो हमने पढ़ा था कि कुटज जंगल का सैलानी है। कहाँ का है? जंगल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुटज किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो कुटज वर्ड है यह संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। रहीम को किस सम्राट ने देश निकाला कर दिया था? जहांगीर ने। बुलाया था किसने? अकबर ने। यहाँ कुटज किसको कहा गया है? घड़े को कहा गया। किस मुनि को कुटज भी कहा जाता? अगस्त मुनि को, क्योंकि ऐसा माना जाता उनका जन्म घड़े से हुआ था। कुटज कहाँ का सैलानी है? जंगल का सैलानी है। कुटज किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में दासी को क्या कहा जाता है? हमने पढ़ा था कुटहारिका या कुटकारिका। क्या कहा जाता है? कुटहारिका या कुटकारिका। क्या कहा जाता है? संस्कृत में दासी को कुटहारिका या कुटकारिका। शिल्वा लेवी कौन है? तो शिल्वा लेवी आलोचक है, दार्शनिक है, भाषा वैज्ञानिक है कि शिक्षा शास्त्री है? भाषा वैज्ञानिक है। शिल्वा लेवी कौन थे? भाषा वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा किस परिवार की भाषा मानी जाती है? हमने चैप्टर में पढ़ रखा था, आग्नेय परिवार की भाषा। ऑप्शन नंबर सी। संस्कृत कैसी भाषा है? तो संस्कृत हमने पढ़ा था सर्वग्राही भाषा, यानी कि बहुत सारे भाषाओं को अपने अंदर समाहित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से देखते हैं। संस्कृत में दासी को क्या कहा जाता है? कुटहारिका या कुटकारिका? ये कुटकारिका हो जाएगा। ठीक है। शिल्वा लेवी कौन है? शिल्वा लेवी भाषा वैज्ञानिक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा किस परिवार की भाषा मानी जाती है? आग्नेय परिवार की। और संस्कृत कैसी भाषा है? सर्वग्राही भाषा है। कौन सा वृक्ष लू में हरा और भरा रहता है? भाई साहब जो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे वही आंसर हो जाएगा, कुटज। कौन? कुटज। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीवनी शक्ति को प्रेरणा कौन देता है? जीवन शक्ति को जीवन शक्ति ही प्रेरणा देती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवन शक्ति को कौन प्रेरणा देता है? जीवन शक्ति को जीवन शक्ति ही प्रेरणा देती है। पाठ में हम लोग अच्छे से पढ़े थे। जीने के लिए क्या करना होगा? बड़े लोगों के तलवे चाटने होंगे, बिल्कुल गलत है। चाटुकारिता करनी होगी, कुटज ऐसा करने को बिल्कुल भी नहीं कहता है। पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती छेद कर अपना प्राप्त ग्रहण करना होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
किसको देखकर रोमांच हो आता है? कुटज को देखकर, लेखक को देखकर, दुख को देखकर कि हार को देखकर? कुटज को देखकर रोमांच हो आता है। ठीक है। लेखक ने अबोध किसे कहा है? लेखक ने अबोध उसे कहा है जो समझता है कि वह उपकारी है। जो समझता है वह उपकारी है, अर्थात दूसरों का उपकार कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से देख लीजिए, कौन सा वृक्ष लू में हरा भरा रहता है? कुटज लू में हरा भरा रहता है। जीवन शक्ति को प्रेरणा कौन देता है? जीवन शक्ति को जीवन शक्ति ही प्रेरणा देती है। जीवन जीने के लिए क्या करना होगा? पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती छेद कर अपना प्राप्य यानी भोग्य प्राप्त करना होगा। किसको देखकर रोमांच हो आता है? तो कुटज को देखकर। लेखक ने अबोध किसे कहा है? जो समझता है कि वह उपकारी है उसे क्या कहा है? अबोध कहा है। आगे, लेखक ने अबोध किसे कहा? ये हो गया, ठीक है ना, जो समझता है कि वह उपकारी है। मन के विकल्प क्या है? दुख और सुख, यही तो मन के विकल्प है। हमने चैप्टर में पढ़ा था अच्छे से पाठ में। दुख और सुख मन के क्या है? विकल्प है। दुखी कौन है? जो साधनहीन है, जो चाटुकारता नहीं है, जिसका मन परवश है, जिसका मन दूसरों के वश में है, जिसका मन परवश है, जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही तो दुखी है इस संसार में। जिसने अपने मन को केंद्रित कर लिया, अपने मन को वश में कर लिया, वह सुखी है। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह क्या करता है? वह बहुत लोभी हो जाता है, दूसरे से झगड़ा करता है, अपकारी हो जाता है, दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अर्थात वह दूसरों के मन में घुसना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। लेखक के अनुसार कौन मिथ्याचारों से मुक्त है? कुटज। कौन मुक्त है? कुटज। कुटज सुख दुख मिथ्याचारी सबसे ऊपर है। देखिए फिर से, लेखक ने अबोध किसे कहा है? जो समझता है कि वह उपकारी है। मन के विकल्प क्या है? सुख और दुख ही मन के क्या है? विकल्प है। दुखी कौन है? दुखी वही है संसार में जिसका मन परवश है, जिसका मन वश में है वह सुखी है। जिसका मन अपने वश में नहीं वह क्या करता है? दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है। लेखक के अनुसार कौन मिथ्याचारों से मुक्त है? कुटज। आगे, कौन मन को जीत सकता है, उसे वश में कर सकता है? कुटज। कौन कर सकता है? कुटज का वृक्ष। और या तो इससे अच्छा आंसर यह भी हो सकता है, नीचे दे रखा है, जो स्वार्थ के लिए दूसरों के मन में नहीं घुसता है वही उसे वश में कर सकता है, मन को जीत सकता है। बस ये आंसर सही है, क्योंकि पाठ में यही दे रखा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो स्वार्थ के लिए दूसरे के मन में नहीं घुसता है वही मन को जीत सकता है। कौन अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता? यहाँ पर ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही, कुटज। कुटज क्या करता है? अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पे सवार नहीं होने देता है। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। मनस्वी मित्र का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मनस्वी मित्र का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कुटज के लिए हुआ है, क्योंकि कुटज को क्या कहा गया है? गाढ़े के साथी कहा गया था। वाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अनामदास का पोथा किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से देखिए सबको, कौन मन को जीत सकता है, उसे वश में कर सकता है? जो स्वार्थ के लिए दूसरों के मन में नहीं घुसता रहता। कौन अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता? कुटज। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। मनस्वी मित्र का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कुटज के लिए हुआ है। वाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अनामदास का पोथा किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। आगे, विशाल हृदय की पहचान क्या है? जो विशाल हो, जो संवेदनहीन हो, जो सुख दुख से प्रिय अप्रिय से विचलित नहीं होता है, तो यही होगा। विशाल हृदय की पहचान यही है कि जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित नहीं होता है। यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह सूक्ष्म है, वह अमर है, वह नाशवान है, वह व्यापक है। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पूर्ण सुख का आनंद कब तक नहीं मिलता? जब तक व्यक्ति की समस्याओं का अंत न हो जाए, जब तक धन न हो, एक प्रकार की समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती, जब तक भोग विलास में लिप्त न हो। तो क्या भोग विलास में लिप्त होने से आनंद मिल सकता है पाठ के अकॉर्डिंग? नहीं। जब तक धन न हो तब तक, जब तक धन आ जाएगा तब आनंद मिलने लगेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक प्रकार की समष्टि बुद्धि, अर्थात जब हमारे हृदय में ज्ञान का संचार हो जाएगा तब हमें पूर्ण सुख का
आनंद प्राप्त होगा। हावस और हेलेविसियस कौन थे? विचारक थे, वैज्ञानिक थे, भाषा वैज्ञानिक थे कि शिक्षा शास्त्री थे? तो हावस और हेलेविसियस ये कौन थे? विचारक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं चारों को। विशाल हृदय की पहचान क्या है? जो सुख से, दुख से, प्रिय अप्रिय से विचलित नहीं होता, यही विशाल हृदय की पहचान है। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। पूर्ण सुख का आनंद कब तक नहीं मिलता है? एक प्रकार की समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आ जाती तब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता। हावस और हेलेविसियस कौन थे? एक विचारक थे। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति, यह किस भाषा की उक्ति है? यह संस्कृत भाषा की उक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरों को अपमानित करने के लिए दुष्ट लोग क्यों करते हैं? दुष्ट लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? टोना टोटका करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, कि उसकी शिकायत करते हैं, कि ग्रहों की खुशामद करते हैं? तो ग्रहों की खुशामद करते हैं। ठीक है, जब कभी कवियों का मूड खराब हो जाता है तो वे क्या करते हैं? कविता लिखते हैं, अपने आप को सजा देते हैं, दूसरों को अपमानित करते हुए गलत बयानबाजी के शिकार हो जाया करते हैं। वे गलत बयानबाजी के शिकार हो जाया करते थे, जैसा रहीम जी ने किया था। किसके प्रति? कुटच के प्रति। ठीक है, रहीम जैसे कवि ने कुटच की हेठी किस मना स्थिति में की है? लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी की अवस्था में। हाँ, ये सही है। जो कुटच को उन्होंने 2-4 चपात लगा दी थी, किसके कारण? लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से जूझकर ही उन्होंने कुटच को 2 चपात लगा दी थी, अर्थात कुटच को खरी खरी सुना दिया था। व्यक्ति मान अपमान से दूर कब हो जाता है? अति सम्मान पाने से, अपने कुटुंब की उन्नति से, फकड़ाना मस्ती में जीने से, अत्यधिक अपमानित हो जाने से। व्यक्ति मान अपमान से दूर कब हो जाता है? जब वह फकड़ाना मस्ती में जीता है, अर्थात उसे सुख दुख, प्रिय अप्रिय से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, आगे फिर से देखते हैं। आत्मनस्तु काम्य सर्वप्रिय भवति, यह किस भाषा की उक्ति है? संस्कृत भाषा की। दूसरों को अपमानित करने के लिए दुष्ट लोग क्या करते हैं? ग्रहों की खुशामद करते हैं। जब कवियों का मूड खराब हो जाता है तो वे क्या करते हैं? वे गलत बयानबाजी के शिकार हो जाया करते हैं। रहीम जैसे कवि ने कुटच की हेठी किस मन स्थिति में की है? लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी की अवस्था में। व्यक्ति मान अपमान से दूर कब हो जाता है? जब फकड़ाना मस्ती में जीता है तब। आगे आते हैं, ये तो हो गया है। ठीक है, व्यक्ति मान अपमान से कब दूर हो जाता है। यक्ष और कालिदास के जीवन में किस बिंदु पर समानता थी? दोनों राजगीर पहुंचे थे, दोनों ही पत्नी द्वारा परित्यक्त थे, दोनों ही कवि थे, वे शापग्रस्त थे। तो दोनों ही पत्नी के द्वारा त्याग दिए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है? पर्वतों को शोभा निकेतन कहता है। प्रथम पंक्ति थी जब हमने कुटच को शुरू किया था। जीना भी एक कला, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? भाई बहन से मलबे का मालिक नशा कुटच से ली गई है। ठीक है, भाई बहन मैंने पढ़ा रखा है, आप चाहे तो जा करके पढ़ सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। आगे नशा और मलबे का मालिक भी पढ़ा देंगे धीरे धीरे। व्यक्ति मान अपमान से दूर कब हो जाता है? फकड़ाना मस्ती में जीने से। यक्ष और कालिदास के जीवन में किस बिंदु पर समानता थी? यही समानता थी कि दोनों ही पत्नी के द्वारा त्याग दिए गए थे। लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है? पर्वतों को। जीना भी एक कला, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? कुटच पाठ से। संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द किस भाषा परिवार के हैं? तो कोल भाषा के, दक्षिण पूर्व के, आग्नेय भाषा परिवार के, कि ऑस्ट्रो एशियाटिक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग्नेय भाषा परिवार के। किस भाषा परिवार के हैं? आग्नेय भाषा परिवार के। जो संस्कृत भाषा में फूल, वृक्ष और खेत बागवानी के जो अधिकांश शब्द है वह आग्नेय भाषा परिवार से लिए गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आरा में, छपरा में, कि बलिया में, कि गाजीपुर में? तो बलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस उपनाम से भी जाने जाते हैं? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री, व्योमकेश शास्त्री, की इनमें से कोई भी नहीं? तो व्योमकेश शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं। धन्य हो कुटच, तुम डैश के साथी हो, तुम भाड़े के, आढ़े के, अज्ञात के, गाढ़े के साथी हो। किसके साथी हो? गाढ़े के। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। पाठ को पढ़ने से यही तो फ़ायदा होता है, बेमतलब का भी नंबर आपको मिल जाया करता है। बस चैप्टर को रीडिंग करना सीखिए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कराते देखिए उसको। संस्कृत भाषा में फूल, वृक्ष और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द किस भाषा के? आग्नेय भाषा परिवार के।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस उपनाम से जाने जाते हैं? व्योमकेश शास्त्री। धन्य हो कुटज तुम डैश के साथी हो, गाढ़े के साथी हो। जिजीविषा शब्द का तात्पर्य क्या है? जीते न रहने की इच्छा, जीते रहने की अनिच्छा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा, जीतने की इच्छा। तो जिजीविषा का अर्थ है जीते रहने की प्रचंड इच्छा को ही हम लोग क्या कहते हैं? जिजीविषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कुटज किस कोटि का निबंध है? तो हमने जब पढ़ाया था तब आपको समझाया था कि यह किस श्रेणी का निबंध है? यह ललित श्रेणी का है। किस कोटि का है? ललित कोटि का निबंध है। द्विवेदी जी ने किसे बिहाया और मस्त मौला कहा है? कबीर को, कुटज को, तुलसी को कि शिवालिक को? तो इस पार्ट में हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी को कहा था, कुटज को। बिहाया एक प्रकार का पौधा है छोटा सा, जिसकी लकड़ी किसी भी कार्य के नहीं आती है। आग्नेय परिवार का अर्थ क्या है? आग की भाषा, आग इस्तेमाल करने वाली भाषा, विदेशी भाषा, परिवार की भाषा, दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा। आग्नेय शब्द से ही संबंधित है, दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। कौन है दरिया दिल आदमी? किसके बारे में कहा जा रहा है? रहीम के बारे में। देखिए जो एग्ज़ाम में पूछा गया है आपके सामने लिखा हुआ है कि HS 2019 के पेपर में ये आपके पूछा गया था 12th क्लास के। ठीक है, जिजीविषा शब्द का तात्पर्य क्या है? जीते रहने की प्रचंड इच्छा। कुटज किस कोटि का निबंध? ललित। द्विवेदी जी ने किसे बिहाया और मस्त मौला कहा है? कुटज को कहा है। आग्नेय परिवार का अर्थ क्या है? दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। यहाँ किसके बारे में दरिया दिल कहा गया है? तो रहीम के बारे में कहा गया है। कुटज किसकी भांति घोषणा करता है? राजा जनक की भांति, ज्ञानवल्लभ की भांति, भीष्म पिता के जैसा या अवधूत के जैसा? जो कुटज है वह किसकी भांति घोषणा करता है? अवधूत की भांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अवधूत की भांति। तुम गाढ़े के साथी हो किसे इंगित करता है? किसे कहा गया है गाढ़े के साथी? कुटज को कहा गया है। परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए, पंक्ति में उसे किसकी ओर संकेतित किया गया है? कुटज को, याज्ञवल्क्य को, मनुष्य को? इनमें से कोई नहीं। मनुष्य को अभिमान नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ख सही है। ठीक है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, किस पाठ का अंश है? भाई बहन, नशा, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी या कुटज? कुटज की। कुटज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुटज ही आंसर इसका सही है ना। तो फिर से एक बार देखिए, कुटज किसकी भांति घोषणा करता है? अवधूत की भांति। तुम गाढ़े के साथी हो किसे इंगित किया गया है? कुटज को। परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए, किसे अभिमान नहीं होना चाहिए? मनुष्य को। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है, किसके स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात कौन है? कुटज। यह किस पाठ से लिया गया है? कुटज के पाठ से। बलिहारी है इस मादक शोभा की, किस गद्य का अंश है? देखिए हायर सेकेंडरी अच्छा जो पेपर है 2022 का, उसके हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। तो किस गद्य का अंश है? तो कुटज चैप्टर का है यह। याज्ञवल्क्य कौन थे? एक ब्रह्मवादी क्या थे? ऋषि थे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? सन्यासी या वैज्ञानिक या दार्शनिक और दंभवादी ऋषि लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा था याज्ञवल्क्य क्या थे? एक ब्रह्मवादी ऋषि थे। आप यहाँ पर लिख लीजिए, एक ब्रह्मवादी ऋषि थे। ठीक है, चलिए वह वशी है, वंशी नहीं वशी, ये हटा दीजिए। वह वशी है, वह वैरागी है, किसके बारे में कहा गया है? कुटज के बारे में। फिर से देख लेते हैं, बलिहारी इस मादक शोभा की, किस गद्य का अंश है? कुटज। याज्ञवल्क्य कौन थे? एक ब्रह्मवादी ऋषि थे। वह वशी है, वह वैरागी है, किसके बारे में कहा गया? कुटज के बारे में। तो यह था MCQ का जितना क्वेश्चन था हम सारा करा दिए, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। चैप्टर पहले पढ़िए, जैसा पढ़ाएं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा उसको समझ लीजिए, उसके बाद MCQ देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा और हम 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। 12th क्लास में और भी जो है आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।